दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें से जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा कि एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। तो पहले एग्रीकल्चर अपना टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग देखने का वाले क्या है डेफिनेशन कि एग्रीकल्चर क्या होता है। साथ ही साथ इसका डिटर्मिनेंट देख लेंगे। ठीक, डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका टाइप क्या होता है, कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है। उसके बाद जो होगा वो होगा क्रॉपिंग सीजन। ठीक ना, अलग अलग रीजन में क्या सीजन को फॉलो किया जाता है, या इंडिया में एग्रीकल्चर सीजन क्या होता है उसको समझ लेंगे। उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मेजर क्रॉप, कि इंडिया के अंतर्गत कौन सा मेजर क्रॉप है, साथ ही बिहार के अंतर्गत मेजर क्रॉप कौन सा है उसको समझ लेंगे। तो एक देखेंगे हम लोग मेजर क्रॉप। उसके बाद अपना जो टॉपिक नेक्स्ट होगा वो होगा क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ये क्यों बनाया गया है इसके बारे में समझ लेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कितने हैं, बिहार में भी कितने हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न को भी हम लोग को समझना है। ठीक ना, ये बिहार में भी देखेंगे और साथ ही इंडिया के लेवल पर भी समझेंगे, क्योंकि जो एक होना चाहिए माइंड के अंतर्गत ऐसा चीज़ें जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का डाउट और संशय ना रह जाए। ठीक ना, तो ये जो अपना टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही आइए थोड़ा सा अभी और इसके अंतर्गत टॉपिक है, और टॉपिक है जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले टॉपिक हैं वो टॉपिक होगा आपका गवर्नमेंट का एफर्ट। ठीक ना, गवर्नमेंट का एफर्ट क्या लिया गया है, तो गवर्नमेंट एफर्ट के तौर पर हम लोग बिहार का भी देखेंगे, साथ ही साथ सेंट्रल का भी देखेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि एग्जांपल पर बात करें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड हर पहलू को हम लोग कवर करेंगे इसमें, जिससे हम लोगों का ये ना रह जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जब बिहार के बारे में जब देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड बातें तो विजुअलाइज होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि बिहार में, ठीक ना, बिहार गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है, ठीक ना, ईस्टर्न इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी में समझे थे कि बिहार का जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब वो नहीं जो सेवन सिस्टर बोलते हैं उसकी नहीं, अगर एक्चुअली मैप में देखा जाए तो ये जो लोकेशन है नॉर्थ, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट ही है इंडिया के अंतर्गत। लेकिन हम लोग जो रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि वो भी जो नॉर्थ ईस्ट अपना है वो भी नॉर्थ ईस्ट के ही, मतलब वो डायरेक्शन जो है नॉर्थ और ईस्ट के ही बीच में आता है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। तो अगला ये टॉपिक होगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा ड्राई जोन एग्रीकल्चर। ठीक ना, क्या होने वाला है टॉपिक, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ड्राई जोन एग्रीकल्चर। ड्राई जोन एग्रीकल्चर कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें ड्राई जोन एग्रीकल्चर, ड्राई जोन एग्रीकल्चर कहने का मतलब है कि हो गया क्लाइमेट रेजिलिएंट हम लोग एग्रीकल्चर को प्रीफर करना कोशिश करेंगे। जैसे साउथ बिहार है, तो साउथ बिहार का जो रीजन है वहाँ पर क्या है कि हम उस टाइप का सॉइल में हम जो नॉर्थ बिहार का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको ग्रो नहीं करा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि उस पार्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप का सॉइल को एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर उसको देख लेंगे। और यहाँ पर मतलब ये समझेंगे हो गया क्या कि इसका भी हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है, उसका समझेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है, ठीक ना, और इसका स्ट्रेटेजी कैसे है, इसका स्ट्रेटेजी क्या है किसका, ड्राई जोन एग्रीकल्चर का। तो ये अपना ये टॉपिक होगा। साथ में अगर हम लोग सेकेंड वन जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर, सॉरी इरिगेशन। क्या होगा, इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर जो अपना टॉपिक होने वाला है कि इसमें ये भी समझ लेंगे कि भाई डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद टाइप कितने प्रकार का है, ठीक ना, उसके बाद मेरिट हो गया है, कुछ मेरिट होगा, कुछ डिमेरिट होगा, मतलब इशूज होगा, ठीक ना, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसको भी हम लोग यहीं पर इरिगेशन के साथ कवर कर लेंगे। उसके बाद एक और जो गवर्नमेंट एफर्ट के ही तौर पर देखा जाता है तो एक है लैंड रिफॉर्म।
ठीक ना। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा हर पहलू को समझेंगे, हिस्टोरिकल इसका क्या है, ठीक ना, इकोनॉमिकल क्यों नीड पड़ा, पॉलिटिकली इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, साइंस एंड टेक के हिसाब से ये देखेंगे तो इसको कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, सोशल इसका क्या इम्प्लीकेशन रहा। तो हम लोग ऐसे करके ना लैंड रिफॉर्म के हर वो पहलू पर समझेंगे कि क्या है, तो मतलब समझेंगे कि ये क्यों किया गया भाई। दूसरी बात ये समझेंगे कि इसका स्कोप क्या था, स्कोप क्या है। साथ ही बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेज है, तो उस चैलेंजेज को भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये बात करेंगे। अब जो अपना एक टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जो एग्रीकल्चर है, अब उसमें भी नया ट्रेंड देखने को मिलता है। क्या, जैसे कि यूज ऑफ साइंस एंड टेक, द यूज ऑफ मैकेनाइज, मतलब यूज ऑफ साइंस, यूज ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर हर वो पहलू पर बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में साइंस का यूज कहाँ हो रहा है, मतलब मैकेनाइजेशन जो हो रहा है एग्रीकल्चर का क्या है, उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। साइंस एंड टेक भी यहाँ पर लिख लेते हैं, साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर। उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि इंडिया में क्या है, कि इंडिया के अप्रॉक्स में 48% के आसपास, साथ ही अगर बिहार में भी देखें तो यही लगभग आसपास का रेशियो है, क्लोजिंग तो 50 के आसपास। तो आप देखिएगा कि फीमेल का संख्या ज़्यादा है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि एग्रीकल्चर का विमेनाइजेशन हो रहा है, ठीक ना। तो समझेंगे क्या कि विमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक ना। इसके अंतर्गत ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक ना। मतलब विमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम है फेमिनाइज हो रहा है या विमेनाइज हो रहा है, तो इसके मतलब ये है कि उसमें फीमेल का संख्या क्या हो रहा है, मेल के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। अब ठीक ना, इसी को कहते हैं हम लोग फेमिनाइजेशन। आप इसको रिकॉल करके रखिएगा, ये बहुत अच्छा, मतलब इसका एक समझने के लिए क्राइटेरिया है। अगर आप लोग जो इसमें ये जो विमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है या वीमेन इन एग्रीकल्चर होगा, तो इसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे इसमें क्या है, कि इसका ट्रेंड क्या है, ठीक ना, ट्रेंड क्या है, ठीक। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेज है, चैलेंजेज क्या है, गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या है, ठीक ना। क्लाइमेट एंड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक ना, तो वो एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ इस पर वीमेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस। और हम लोग चैलेंजेस देख लिया, चैलेंजेस हो गया गवर्नमेंट का रोल, या फिर इसी पर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। तो ऐसे करके हम लोग विमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या वीमेन इन एग्रीकल्चर हम लोग ऐसे करके कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है चैलेंजेज होगा, किससे रिलेटेड, चैलेंजेज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, कि चैलेंजेज एग्रीकल्चर से क्या क्या रिलेटेड है। तो चैलेंजेज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ठीक ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये अगर समझ में आने लगेगा तो हम लोगों का जो अपना टॉपिक है क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीड है, और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम, मेन है एग्ज़ाम को क्लियर करना, इसमें प्रोफेसर नहीं बनना है, मेन है कि कैसे हम अपने चीज़ों को क्लियर करें, वो हम लोग को मेन कवर करना है। अब अगर बात कर लिए यहाँ पर, तो जब चैलेंजेज होगा एग्रीकल्चर के अंतर्गत, तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो जिसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है और बिहार के गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग अपने बात को रखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। साथ में फाइनली जो अपना टॉपिक होगा कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके का एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक ना। तो अपना ये टॉपिक रहेगा इस लेक्चर के अंतर्गत। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ठीक ना। एग्रीकल्चर कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, ठीक ना, या जो वर्ड है, एक वर्ड एगर से डिराइव हुआ है, किससे डिराइव हुआ है, एगर से। और इस एगर का मतलब होता है कौची, सॉइल, ठीक ना। एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल। आप समझ में रहे ना कि ये होता क्या है। अब आ रहा है बात ये
कि एग्रीकल्चर का डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन क्या है भाई, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ग्रो कराता है। किस किस चीज़ को ग्रो कराएगा, किस चीज़ को, क्रॉप को ग्रो कराएगा, ठीक ना। साथ ही साथ ये फ्रूट को ग्रो कराने की बात करता है। और अगर बात करें तो ये वेजिटेबल्स को ग्रो कराता है, बात समझ रहे। साथ ही फ्लावर को और रियरिंग अप लाइव स्टॉक, बात समझ रहे। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ग्रो कराता है किसको, क्रॉप को, फ्रूट को, वेजिटेबल को, फ्लावर को और लाइव स्टॉक जो होता है उसको। तो ये होता है क्या, एग्रीकल्चर, ठीक ना। एग्रीकल्चर का ये अपना एक छोटा सा डिफिनीशन है। अब बात आ रहा है कि भाई इस एग्रीकल्चर का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, सॉरी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंस के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर अगर देखें तो आप इस बात से एनालाइज कर सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कि इन आप सुने होंगे कि, और अपना कहा महात्मा गांधी जी भी थे, तो उनका कहना क्या था कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो बैकबोन है, बैकबोन है। बैकबोन समझ रहे हैं ना, बैकबोन कहने का मतलब ये रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई भी बॉडी होता है, शरीर होता है, ठीक ना, तो उसमें सबसे बड़ा कोई ऑर्गन होता है तो वो होता है बैकबोन। अगर बैकबोन नहीं रहता है ना तो उस शरीर का एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता है। जैसे अमीबा है, उसको में उसमें कोई बैकबोन या बोन टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो किसी भी शेप में ढल जाता है। मतलब किसी भी शेप, साइज या इकोनॉमिक हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको फीचर रूप से अगर मेंटेन करके रखना है, डेवलप रहना है या आगे भी एग्जिस्ट करना है, तो उसको एक बेस होता है। तो उसी बेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बैकबोन बोलते हैं। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है। किसने बोला था, ये महात्मा गांधी जी ने इस बात को उन्होंने कोट किया था। बात समझ रहे, क्यों बोला था आप इस बात से एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि भारत का जो है अभी के प्रेजेंट सिनारियो में अगर देखें तो क्या है, 2/3 जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर निर्भर है। बात समझ रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर, इसीलिए क्या कहा जाता है एग्रीकल्चर को, इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, प्रधान देश है। बात समझ रहे हैं ना, ये होता है इस तरीके से। आप इसका इम्पोर्टेंस के इस तरीके से पता चल रहा है कि कृषि प्रधान देश है, क्योंकि मेजर जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। ये रहा अपना कुछ इसका इम्पोर्टेंस। इसी तरीके से बिहार में भी आप देखिएगा कि बिहार का देखिए, अगर बिहार के रिस्पेक्ट में आप क्या देख रहे हैं, तो हम लोगों ने बात किया था अपने पिछले लेक्चर में कि जो बिहार का 96% एरिया है वो क्या है भाई, वो है एलुवियल टाइप के सॉइल। किस टाइप का सॉइल है, एलुवियल टाइप का सॉइल है। तो जब 96% जो सॉइल है एलुवियल है, तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जो बिहार के अंतर्गत क्या है, नेचुरल पोटेंशियल है, इसको यूटिलाइज करता है। और इस तरीके से एक और जो 96% है, मतलब ये है कि हम जो निर्भर है टोटली किस पर, चीज़ पर निर्भर है, हम एग्रीकल्चर पर निर्भर है। क्योंकि हम लोगों के पास 46% है, और यही 46% पे हम लोगों को कुछ जो होगा, जो हैवी इंडस्ट्री के लिए जो डिमांड होता है वो मटेरियल हमको मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले तो जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक ना, गोल्ड हो गया, कुछ सेक्शन जो आयरन का होगा, माइका का हो गया, जिंक का हो गया, बॉक्साइट का हो गया। तो ये जो हैवी इंडस्ट्री मटेरियल है, और हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल जो होता है ये ही 4% के आसपास के रीजन में मिलेगा। क्योंकि 96% क्या है, एलुवियल है, और ये एलुवियल सॉइल जो है हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। और इस नेचुरल रिसोर्स का हम लोगों को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, और इसका हम लोग फ्यूचर में यूटिलाइज करना है। तो ये बिहार के रिस्पेक्ट में आपको दिख रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा एग्रीकल्चर का, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पहले ये क्लियरिटी होगा तो होगा क्या कि अपना टॉपिक भी क्लियर होगा। जब कुछ टॉपिक जो होता है जिसको समझना नेसेसरी होता है, जिसे उसके से जुड़े पॉइंट होते हैं, वो क्लियरिटी के जनरेट करता है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्या, उसको बनाने वाला,
ठीक ना, उस चीज़ को बनाने वाला या उसको इम्पैक्ट डालने वाला, ठीक ना। तो जैसे अगर बात करें डिटर्मिनेंट के, तो डिटर्मिनेंट या इसी को हम लोग कह सके तो फैक्टर, ठीक ना। तो फैक्टर यहाँ पर कितने हैं भाई, तो फैक्टर आप देखिएगा, ठीक ना, एग्रीकल्चर के अंतर्गत मल्टीपल दिखेगा। जैसे कि हम लोग जो फैक्टर देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, हम लोग फिजिकल फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, फिजिकल फैक्टर। दूसरा जो अपने पास जो फैक्टर होगा या डिटर्मिनेंट होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ठीक ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैक्टर होगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक। थर्ड वन जो अपना इसी के अंतर्गत जो टॉपिक होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल। जो इंस्टीट्यूशनल जो होगा उसकी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक ना। इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट क्या है, साथ में जो अपना जो फोर्थ वन इसमें टॉपिक होगा वो होगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट को भी हम लोग क्लैरिटी के साथ इसको समझेंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करना है, डिटर्मिनेंट को देखना है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो डिटर्मिनेंट है उसको समझेंगे। अब अगर हम लोग बात कर रहे थे किसकी, फिजिकल फैक्टर की। फिजिकल फैक्टर कहने के बाद अच्छा इसको ABCD कर लेते हैं कि थोड़ा क्लैरिटी रहेगा पॉइंट के फॉर्मेट में। तो आइए हम लोग अगला चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला जो टॉपिक है वो होगा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के तौर पर क्या होगा उसको समझ लेते हैं। फिजिकल फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि फिजिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फिजिकली दिखाई मतलब फिजिकल का मतलब बाहर से कोई भी चीज़ विजिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर बोलते हैं। तो जो भारत के अंतर्गत हो, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें फिजिकल फीचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है या डिटर्मिनेंट क्या है। तो आप ये देख लो कि जो फिजिकल फीचर है ना, किसी भी रीजन को क्या कर देता है, किसी भी रीजन को उसको क्या बना, उसको सूटेबल बनाता है, रीजन को सूटेबल बनाता है। अगर फिजिकल फीचर में रीजन को क्या करेगा, वो सूटेबल बनाएगा। क्या करेगा, ये सूटेबल बनाएगा, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अगर यही फिजिकल फीचर के अगर तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे अगर ये रीजन के तौर पर हो गया, कौन कौन सा रीजन, तो जैसे टोपोग्राफिक रीजन, ठीक ना, टोपोग्राफिक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्लाइमेट को इसमें समझ लेते हैं। उसके बाद अगर यही रीजन के तौर पर फिजिकल फीचर के तौर पर अगर देखें तो हम लोग सॉइल को भी देख लेंगे। थोड़ा सा समझते हैं कैसे ये जो फिजिकल फीचर कैसे एग्रीकल्चर को सूटेबल बनाता है। अगर आप देखो कोई भी टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा। या तो वो स्टीप होगा, कैसा होगा, स्टीप होगा, या तो फिर वो जेंटल होगा। बात समझ रहे हो ना। तो कोई भी टोपोग्राफी है, ठीक, तो मान के चलो ये पहाड़ है, कुछ इस टाइप का फीचर है, तो ये आप देख रहे हो ना, इसका जो टोपोग्राफी है ये किस टाइप का है, स्टीप है। तो जब स्टीप होगा तो क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, पॉसिबल नहीं है, वेरी रेयर पॉसिबल होगा। बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेरेंस टाइप का फार्मिंग करना पड़ेगा, सीढ़ीनुमा टाइप का फार्मिंग करना पड़ेगा। और सीढ़ीनुमा टाइप का फार्मिंग करने में कितना डिफ़िकल्टी होता है, आप ये जो माउंटेनियस रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, आप उधर जाकर देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। बात रहा जेंटल स्लोप, तो जेंटल स्लोप कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्लोप होगा उसका थोड़ा इस टाइप का होगा, मतलब ज़्यादा बहली मतलब खड़े टाइप का नहीं, वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि इनक्लाइंड रहेगा। तो देख रहे हो कि ये इनक्लाइंड सरफेस है, ठीक ना। और ये जो इनक्लाइंड जो सरफेस है ना, आप इनक्लाइंड सरफेस पर एग्रीकल्चर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इजीली एग्रीकल्चर का होगा, प्रैक्टिस होगा। तो जब एग्रीकल्चर इजीली प्रैक्टिस होगा तो मतलब क्या है कि ये जो रीजन है हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक ना, ये हमारे लिए सूटेबल है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में, ये बल्कि हमको हेल्प करता है। तो ये टॉपोग्राफिक फीचर। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें क्लाइमेट को लेकर, तो हम लोगों ने बात किया था कि क्लाइमेट होता क्या है, अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक पर, सॉइल के फीचर को भी ये क्लाइमेट जो होता है इम्पेक्ट डालता है। आप इस चीज़ को समझना है तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने पीछे के सॉइल चैप्टर समझा था और क्लाइमेट ऑफ
बिहार को जहाँ समझा था तो उस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को समझा था कि बिहार का क्लाइमेट कैसा है। अगर बात कर लेते हैं, देखो बिहार में क्या है, बिहार ही क्या, इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया क्या है, सब ट्रॉपिकल है। जब इंडिया सब ट्रॉपिकल है तो मेरे भाई एक समझो कि सब ट्रॉपिकल होने का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर 365 दिन के, ठीक ना, हो गया क्या कि 365 दिन में लगभग 265 दिन के आसपास ना, 365 दिन में डे होता है, मतलब हम लोगों के यहाँ सनलाइट होता है। और ये जो सनलाइट है ना, यही मुख्य है सोर्स ऑफ एनर्जी का। यही है मुख्य रूप से क्या करता है, एनर्जी को या किसी भी रीजन को डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तब ये हमारे लिए क्या है, बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है। और हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन होने के नाते हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो होता है बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है। और ये हमारे लिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप देख लो कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर देख लो, हम लोग बासमती राइस को यूज करते, एक्सपोर्ट करते हैं अच्छे क्वालिटी पर। साथ ही बासमती के बाद अगर हम लोग देखें तो और भी जो एग्रीकल्चर है, वीट हो गया, पहले हम लोग क्या करते थे, वीट को एक्सपोर्ट करते थे, राइस को एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि जिस तरीके का स्थिति क्रिएट हुआ था। लेकिन हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर आपने काम किया और ये हमारे लिए आज देखें तो एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको बैलेंस करने में। तो ये हो गया। साथ ही हम लोगों ने बोला कि सॉइल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि ब्यूरो ऑफ जो सॉइल सर्वे है उसने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। हम पीछे में सॉइल अपने टॉपिक पढ़ा था और उससे ये पता चलता है कि किस टाइप के सॉइल में किस टाइप का एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस होता है। जैसे कि बांगर हो गया, खादर हो गया। खादर जो होता है गुड क्वालिटी का सॉइल होता है और उसमें ह्यूमस हो या ऑर्गेनिक कंटेंट हो या कहे तो थोड़ा और भी जो मिनरल्स नीड होता है, जो माइक्रो हो या मैक्रो हो या माइक्रो हो, ये सब क्या होता है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो सॉइल के टेक्सचर हो या क्वालिटी हो या कलर हो, वो भी क्या करता है, रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करने में उसी। तो ये क्या है, फिजिकल फैक्टर रहा, ठीक है। इस तरीके से अपना ये मतलब टॉपिक को हम लोगों ने थी देखा। अब अगला जो टॉपिक होगा इसमें कि भाई एग्रीकल्चर के जो अगला जो डिटर्मिनेंट होगा वो अपना डिटर्मिनेंट होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है, ठीक ना। क्योंकि हम लोगों ने सॉइल को तो समझ लिया, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है उसमें वीट होता है, मेज होता है, ग्राम होता है, बार्ले होगा, ऑयल सीड होगा, पल्सेज होगा, शुगर कन होगा, ये अच्छे तरीके से उसमें सपोर्ट करता है। उसी तरीके से क्ले सॉइल की बात कर रहे हैं तो राइस होता है, जूट होता है, उसमें अच्छे क्वालिटी का। जैसे क्ले सॉइल, अगर राइस और जूट की अगर देखना है तो जो जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और जो बांग्लादेश हो गया आज का, तो आप देखते हो कि जूट का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है भारत के अंतर्गत तो बंगाल हो गया। सेकेंड वन पर, दूसरा नंबर पर आई थिंक बिहार है, तो वो वहाँ पर देख लोगे। उसी तरीके से जो ब्लैक सॉइल है तो आप देखते हो कि ब्लैक सॉइल है बहुत अच्छा सपोर्ट एग्रीकल्चर को करता है। जैसे कॉटन के कल्टीवेशन में है, बीट का कल्टीवेशन हो या दलहन टाइप का जो एग्री प्रोडक्ट हो, जैसे ऑयल सीड्स वगैरह हो गया, तो उसका ग्रोथ करने में। वहीं अगर इंडिया के लेवल पर देखोगे तो सैंडी सॉइल है, या इंडिया में भी जैसे बिहार में आ जाओ तो बिहार में सैंडी सॉइल मिलता है ना। जब उधर से नॉर्थ बिहार वाला जो हम लोग पढ़े थे बलथर सॉइल, सैंडी सॉइल टाइप का, मतलब वो पूरे तरीके से सैंडी नहीं है लेकिन उसमें बलथर सॉइल हम लोग बोलते हैं। तो उसमें देखो आप वहाँ पर बाजरा ग्रो, जैसे अगर इंडिया के लेवल पर देख लो तो जो राजस्थान का रीजन है, ठीक ना, तो राजस्थान के रीजन में देख लो ज्वार होता है, बाजरा होता है, एक ग्राउंड नट होता है, पल्सेज होता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सॉइल के फीचर में हम लोगों ने समझ लिया। उसी तरीके से आ जाते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर डिटर्मिनेंट पर। तो दूसरा जो अपना मेजर होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फीचर है, ठीक ना, वो कैसे हमारे एग्रीकल्चर को डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है उसके तौर पर देखें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर इंफ्रा बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो या बेसिक नीड्स हो जो हमारे एग्रीकल्चर को क्या करे, हेल्प करे, सूटेबल बनाए, उसको डेवलप कर रहे। तो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इरिगेशन, ठीक ना, ये हमारे इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैनाल है क्या, रिवर का चैनल है क्या, ठीक ना, वॉल्ट है क्या, बैराज है क्या,
इस तरीके से क्या कर सकता है, वो हमारे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ना। और ये एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगर देख लो, अगर आप समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस समझना है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंतर्गत, तो जो पहला जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक ना, और जो वेस्टर्न यूपी है, इधर कितना बारिश होता है, बारिश तो लगभग बहुत न के बराबर ही है, होता है। लेकिन जो वहाँ का हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया इरिगेशन के तौर पर, कैनाल किया, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया, बनाया, जैसे कि हरी के बैराज के पास बगल में जो फिरोजपुर में है, तो उस तरीके से। या फिर आप देख लो कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये सब इलाका में बारिश नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है और अच्छे क्वालिटी का है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखोगे बीट और राइस का कल्टीवेशन होता है, तो वो कहाँ होता है, पंजाब, हरियाणा और जो कुछ जो वेस्टर्न यूपी वाला इलाका है, ठीक ना। तो ये हो जाता है इरिगेशन का इम्पोर्टेंस। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड वन जो होता है वो होता है पावर। कैसा पावर, अच्छा वो वाला पावर नहीं, जो हम लोग पावर की बात कर रहे हैं ये अलग पावर है। पावर का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अगर किसी भी रीजन को, ठीक ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, सस्ते दामों पर क्या कर रहे हैं, सस्ते दामों पर अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक ना, कैसा हो, चीप हो और एक्सेसिबल, क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल हो, साथ ही साथ एफोर्डेबल हो, ठीक ना। उसमें तो जब चीज़ें, अब उसको पावर हो, इजीली मिलेगा, ठीक ना, और सस्ते दाम पर मिलेगा, तो वहाँ पर अपने आप होगा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, जैसे बहुत सारे भारत के अंतर्गत ही हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है पंजाब के अंतर्गत, हरियाणा के अंतर्गत, नॉर्थन यूपी हो गया। अगर बात कर ले तो अपने बिहार में ही आप देखोगे कि जो कोसी वाला है, ठीक ना, हम लोग जो रिवर वैली प्रोजेक्ट पढ़े थे बिहार में, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। या सोन पर भी देख लोगे, डेहरी ऑन सोन पर हो गया, या फिर गंडक नदी पर ही बना है, ठीक ना। तो इस तरीके से पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है कि वो मल्टी डायमेंशनल टाइप से हेल्प करें, तो ये पावर हो गया, ठीक ना। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैक्टर होगा, एक वो होगा मार्केट, ठीक ना। अगर देखो, सपोज करो मेरे भाई, अगर हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी फार्म है, ठीक ना, फार्म में से हम लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, कोई क्रॉप ही ग्रो कराए। अगर वो क्रॉप ग्रो कराए तो, और उसको कोई परचेजर ना हो, ठीक ना, कोई परचेजर ना हो, और उसके लिए कोई स्पेसिफाइड लोकेशन ना हो, या कोई उसके लिए मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ना हो जहाँ पर उसको हम तरीके से क्या करें, सेल कर सके, तो फिर ग्रो करने का मतलब क्या होगा, किसान जो होता है, फार्मर होता है, वो अपने लिए ही तो नहीं करेगा ना, उससे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उससे उसको अपना प्रॉफिट भी होना चाहिए। मतलब उसमें होना क्या चाहिए, उसको कमर्शियल फार्मिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका कमर्शियल वेटेज होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, मार्केट रोल प्ले करेगा। अगर मार्केट नहीं है तो जो कृषि है, जो किसान है, जो फार्मर है, वो लगे हुए हैं उस सिस्टम में, तो उनको बेनिफिट नहीं होगा, या उनका इनकम में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर किस पर बात के लिए वो अपना एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे। उनको खाने से ही तो पेट नहीं न चलेगा, उनका फैमिली तो नहीं न चलेगा, या उनका ग्रोथ तो नहीं होगा। मतलब है कि उसके साथ साथ उनको अपना परिवार को आगे ले जाने के लिए भी एग्रीकल्चर को होना चाहिए, मतलब उसमें मार्केट का रोल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मार्केट का रोल अगर देखा जाए, तो अशोक ढलवाई जो है, ठीक ना, अशोक ढलवाई साहब ने, उन्होंने क्या किया, जैसे एक कमेटी गठित किया गया था, तो अशोक ढलवाई कमेटी गठित किया गया था, और उसने एक रिकमेंडेशन दिया कि डबल फार्मर इनकम करो। जब तक ले किसानों को आमदनी में दुगना ग्रोथ नहीं होगा, ठीक ना, तो उस तरीके से वो कहाँ अगला इन्वेस्टमेंट करेगा, एग्रीकल्चर में वो काम करेगा, तो वो कैसे होगा, वो उसको अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट की होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मार्केट एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वो होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक ना। देखो चीज़ें आप जब देखोगे ना विलेज लेवल पर, समझने की कोशिश करोगे तो क्लैरिटी जनरेट होगा, ठीक ना। तो अब देखो मेरे भाई,
ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इसेंशियल आइटम पर होता है। देखो मैंने देखा है कि बहुत सारे फार्मर हैं, ठीक ना, फार्मर हैं और वो क्या करते हैं और क्रॉप को ग्रो कराते हैं, ठीक ना, और क्रॉप को ग्रो कराने के बाद उनके पास उस तरीके का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होता है कि अपने पास का जो मंडी है, ठीक ना, उस मंडी में ले जाकर अपने प्रोडक्ट को क्या करें, सेल कर सके। बात समझ रहे हो ना। तो उनको एक अच्छे क्वालिटी का क्या होना चाहिए, उनको अच्छे क्वालिटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हो कि जो मार्केट है, ठीक ना, मार्केट हो फार्म के साथ, खेत के साथ इंटीग्रेटेड हो, ठीक ना, इंटीग्रेटेड हो। जब फार्म और साथ ही साथ मार्केट दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, तो वहाँ पर क्या होगा, गुड क्वालिटी का मतलब एक क्रॉप का भी ग्रोथ होगा। मान लो कि हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट ग्रोथ कराया विलेज लेवल पर, और हमको हुआ क्या कि मार्केट जो है मेरे आसपास के जो विसिनिटी में, और वहाँ से जो खेत से और जो मार्केट के बीच में अगर रोड का कनेक्टिविटी हो प्रॉपर ढंग से, और या वहाँ पर जो सीड्स मतलब और भी जो नीड है ट्रांसपोर्ट के तौर पर, मान लो कि ग्रो हुआ उसको हमको ले जाकर बेचना है, तो उसको लिए कुछ होना चाहिए ना जो को हम उसको ले जाकर इजीली पूर्वक सेल कर सके। तो ये ट्रांसपोर्ट का होना बहुत नेसेसरी है, ये हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट एज ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। और अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग और देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, तो देख लिए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या फैक्टर क्या होगा। तो आप देखो इंस्टीट्यूशनल कहने का मतलब क्या है, देखो ये जरूरी समझना है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर किसे कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो फार्मर है, ठीक ना, फार्मर है तो फार्मर को एक प्रकार का सपोर्ट चाहिए, ठीक ना, उस तरीके का कि उसको मतलब कल ही जाकर मान लो कि टीनेंट ही है कोई। अब इंडिया में जो है आप देखोगे कि जो फार्मर है, मेजर जो फार्मर है, तो उनके पास अपना लैंड नहीं ना है। वो करते क्या है कि किसी दूसरे बंदे का जो ज़मीन होते हैं, जो वो भी समर्थ नहीं हो पाते हैं अपने कार्य को करने में खेतों में, तब इसलिए वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे को खेत दे देते हैं और वो काम कराते हैं। तो उस समय उनको कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन हो या कुछ इस तरीके का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले जिससे वो क्या कर सके, अपने खेती और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रॉपर ढंग से वो परफॉर्म कर सके। तो उनके लिए कुछ होनी चाहिए, जैसे कि लैंड टेन्योर का, ठीक ना, कि लैंड टेन्योर जो हो कुछ फिक्स हो, ठीक ना, जो यहाँ पर साथ ही साथ टेनेंसी होता है। और अगर हम लोग बात करें उसी तरीके से, तो जो सॉइल है या खेत है, अगर आप देखो और भी चीज़ें आप देखोगे कि जैसे कि आप बिहार के इलाका में चले जाओ, तो बिहार के अंतर्गत देखो आबादी 13 करोड़ है, एरिया तो बहुत कम है, 94,163 के आसपास किलोमीटर के एरिया के आसपास है। तो आप देख रहे हो ना कि इतनी छोट का एरिया है और साथ ही लगभग अब 13 करोड़ के आसपास में प्लस में हम लोग आबादी है। तो हो गया क्या, वहाँ पर जो लैंड है उसका बाइफर्केशन होगा। अब उस लैंड का जब बाइफर्केशन होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, तो होगा क्या, उसका लैंड साइज का जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है मतलब पीपल का, वो तो डिक्रीज कर जाएगा। और उसके डिक्रीज करने से होगा क्या, जो सॉइल का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो प्रॉपर ढंग से उसका मतलब कहोगे। अब देखो ये कोई रीजन था, बड़ा वाला रीजन, ठीक है ना, ये बड़ा वाला रीजन था। अब इसमें हम क्या कि इस बड़े रीजन को छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए, छोटा छोटा पार्ट में ऐसे ऐसे करके खेत बना दिए। तो जब छोटा छोटा जब बना देंगे तो देख रहे हो कुछ जो चंक विलेज का खेत फार्म का है वो क्या हो जा रहा है, वो जो देख रहे हो वो छोटा छोटा हो गया। अब जो छोटा हो गया तो इस पे एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब जब इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे खेत को एक बना देना होगा, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो भी जो इकोनॉमी का स्केल होता है वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। जब लैंड होल्डिंग साइज हो अगर वो इंक्रीज कर जाता है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी होता है अपने आप इंक्रीज कर जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको लैंड होल्डिंग साइज है, लैंड होल्डिंग जो साइज है
वो क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाएगा। और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है कि जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, ठीक ना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहने का मतलब है कि कम दामों में ज़्यादा फायदा हो जाना, कम दामों में किसी चीज़ का ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, तो ये ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये मतलब हो गया कि लैंड होल्डिंग साइज कर दो, या जो लैंड टेन्योर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करा दो। तो ये हमारे क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। अब अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही, तो अगला जो टॉपिक है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होगा। क्या था, टेक्नोलॉजिकल, आई थिंक हम लोगों ने जो बात किया था फिजिकल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल देख लिया, और वो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाके थोड़ा सा पेस्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर देखें तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब हम लोग को करना क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एप्लीकेशन बढ़ाना है। किसका एप्लीकेशन बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी का जब एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज के तौर पर अगर देखें, भारत में ही अगर देखें, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूटिलाइज करने लगा, ठीक ना। ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का होता है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का है, क्योंकि इसका जो अपने इंडिया में जो है, ठीक ना, इंडिया का जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसको एम.एस. स्वामीनाथन जी को बोलते हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन जी, ठीक ना, नॉर्मन बोरलॉग जो हुए इन लोगों ने मिलकर जो मैक्सिको का जो सिटी है, मैक्सिको में, वहाँ पर एग्रीकल्चर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नॉर्मन बोरलॉग जो होते हैं एग्रीकल्चर का फादर वो भी हैं, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पर है। उसी तरीके से इंडिया के लेवल पर अगर फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसी को बोला जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को, क्योंकि ये एम.एस. स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा रिसर्च किए हैं। वो मैक्सिको में वो नॉर्मन बोरलॉग के साथ भी जाकर काम किए हैं, और उन्होंने लोगों ने मिलकर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का डेवलपमेंट किए, और वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान के तौर पर यूज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी का रोल है। दूसरा अगर देखोगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र, मेरे भाई ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ना, ये बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो इंडिया का जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में, साथ ही फास्फोरस कम मात्रा में, और अगर देखोगे तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी प्रॉपर ढंग का नहीं है। तब क्या होगा, तो हमको चाहिए ना फास्फोरस, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पर हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं। किसको, अमोनिया का यूज करते हैं। आप बात समझ लेना कि अमोनिया हो गया, उसके बाद हम लोग अमोनियम डाईफॉस्फेट का यूज करते हैं, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंटेंट के तौर पर अब तो आ गया है नेचुरल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेन्योर होते हैं, खाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि जो वेजिटेबल्स का लास्ट में जब डिकम्पोज हो जाता है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, या पेड़ पौधे का हो, या जो मेन्योर बना लिया जाता है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंटेंट के तौर पर, या काऊ डंग हो उसका जो बेस्ट मटेरियल है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉइल के ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाता है। तो केमिकल का यूटिलाइजेशन, ये केमिकल बनेगा कहाँ से, तो ये साइंस एंड टेक से, ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके। अब अगर बात करें तो जो पेस्टिसाइड, आप जानते हो पेस्टिसाइड होता क्या है, पेस्टिसाइड्स, पेस्टी का मतलब होता है क्या भाई, पेस्ट जानते हो ना, पेस्ट हो गया और साइड हो गया। तो पेस्ट मतलब एक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, और साइड्स मतलब किल करने वाला है, तो पेस्टिसाइड उसी को कहते हैं। तो जो पेस्ट को किल करने वाला होता है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो ये पेस्टिसाइड हम लोग क्या करते हैं, जैसे छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करने से क्या होगा, उससे क्या होगा, जो पेस्ट होते थे वो फसल को या क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अनयूजुअल टाइम पर, तो उसको किल कर दिया जाता है। उसी के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं, क्योंकि हर्ब को साइड करने वाला हो तो उसको हर्बिसाइड, तो ये पेस्टिसाइड का यूटिलाइज होगा। और जो टेक्नोलॉजिकल
चीज़ों में देखेंगे तो वो होगा फार्म का मशीनरी। फार्म मशीनरी, ये जो फार्म मशीनरी है, फार्म मशीनरी आज के तौर पर देखोगे, पहले क्या होता था कि आप देखो इन बहुत पुराने टाइम में आदमी जो वर्कर जो होता था, काम करने वाला जो होता है, या फार्मर जो होता था और पीजेंट जो होता है, देखना फार्मर और पीजेंट में अंतर होता है। तो फार्मर जो होता था ना और पीजेंट जो होता था, सॉरी पीजेंट मान लो, फार्मर तो बड़ा हो गया, पीजेंट छोटा होता है। तो वो पहले जो खेती करता था, उसका खेती करने का जो मेथड था बहुत ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल का मतलब वो अपने हल के द्वारा, ठीक ना, वो खुदाई, सॉइल को निराई कराता था, खुदाई करवाता था, उसके बाद एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता था। तो उससे से सॉइल का जो एफिशिएंसी होता था वो ग्रो नहीं कर पाता था। अब हुआ क्या कि जिस तरीके से फार्म के सेक्टर में मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीनरी का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे सॉइल का इफिशिएंसी बढ़ गया है और क्वालिटी भी सॉइल का इन्हांस हुआ है। तो जैसे कि हाई यील्ड, जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर की तो यूज कर रहे हैं, या जो सॉइल, जैसे कि आफ्टर जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो जो हार्वेस्टर का यूज करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स आके हैं टेक्नोलॉजिकल, जो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या डिटर्मिनेंट जो एग्रीकल्चर को क्या करता हो, सपोर्ट करता हो। तो ये रहा हम लोगों का चारों यहाँ तक का डिटर्मिनेंट देख लिए। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला था वो टॉपिक क्या था, यहाँ तक ले डिटर्मिनेंट देख लिया। अब हम लोग को देखना है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ से उठाएं और लेके चले अगले टॉपिक। अच्छा आप यहीं रहो भाई, हम लोगों ने कॉपी किया है और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइज करने में हेल्प होगा, पास में रहेगा। तो अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने रख लिया। तो जो दूसरा का जो टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ फार्मिंग। किसकी बात करने वाले हम लोग, टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग। तो देखो मेरे भाई, भारत के अंतर्गत जो फार्मिंग का जो टाइप है, ठीक ना, जो मुख्य रूप से अगर फार्मिंग देखा जाता है भारत में, तो जो फार्मिंग का जो टाइपिंग होगा, एक तो ये होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग, सब्सिस्टेंस। दूसरा जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। थर्ड वन जो अपना टॉपिक होगा, हम लोग इसमें भी देखेंगे कि प्रिमिटिव में क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सबको थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि कल जाकर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर पूछ दे कि क्या होता है, तो वहाँ पर उलझना नहीं, हम लोगों को उससे सलूशन निकालना है। तीसरा का जो होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक ना। ये हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ वन जो टॉपिक होगा वो होगा अपना कमर्शियल फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। एक याद रखो आप समझने के लिए कि मैक्सिमम जो आपका जो आंसर है ना उसके नाम से ही है। अगर उसके नाम पर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो चीज़ें तुम क्लियरिटी के साथ दिखने लगेगा, ठीक ना, कि क्या होता है, क्यों इसका नाम पड़ा है, क्या इस कैसे कैसे चीज़ें हुआ। तो आज हम लोग देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। देखो एक और बात है कि कहीं अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान किसी प्रकार का इशू दिखे तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि उतना तो चलता है यार, बोलने के दौरान में भी हो सके कि थोड़ा सा टोंग इधर उधर हो जाए, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है हम लोगों को। मेन करना क्या है, हम लोगों को फीलिंग को समझना है, बाकी चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि बाकी चीज़ें काम आने वाली नहीं है। तो अब लोग जो हम लोग काम करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक होगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस जो होता है,
ये क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। जहाँ पर कोई फार्मर होगा, ठीक ना, कोई फार्मर होगा और फार्मर क्या करता है, ये कोई भी क्रॉप होगा, ठीक ना, तो फार्मर क्रॉप को ग्रो कराता है, ठीक ना। और वो जो ग्रो कराने का मेन मकसद है ना, मेन मकसद है अपने फैमिली को फीड कराना है, फीड टू हीज फैमिली ओनली, हीज फैमिली ओनली, ठीक ना। उसका मेन और कोई फंक्शन नहीं है कि हमको सरप्लस प्रोड्यूस करे, क्या करे कि सरप्लस को प्रोड्यूस करे और ले जाकर उसको मार्केट में सेल करे, मार्केट में सेल करे, ऐसा कोई उसका एजेंडा नहीं है। तो ये जो होते हैं इस टाइप के जो फार्मर होते हैं वो छोटे होते हैं और इनका जो मेन मकसद होता है कि हम कुछ अपना एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद हमारे ज़्यादा नहीं, बस हमारे नीड के लिए पूरा हो जाए। नीड कहने का मतलब है कि हमें अपने खाने पीने में ही यूज हो, हमारे हाउस होल्ड में ही यूज हो, मतलब परिवार के लोगों के लिए ही हो। तो ये जो मेनली होते हैं वेरी लो लेवल, जहाँ पर सॉइल का क्वालिटी हो, साथ ही साथ जो फार्मर का साइज हो या शायद साथ ही लैंड होल्डिंग साइज हो वो छोटे हो और उनकी जो डिमांड है बहुत कम हो। तो ये इस टाइप का जो सॉइल होता है इसमें दिखा जाता है। अगर इसी का अगर हम लोग जो बात कर रहे थे, ये तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। अब इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखोगे क्या ना है कि दो चीज़ें दिखता है। दो चीज़ें क्या दिखेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सब्सिस्टेंस फार्मिंग का है, अगर पुराने टाइम में देखोगे या इसको जो कैटेगराइज जो किया गया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, तो सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको दो भाग में कैटेगराइज कर दिया गया है, जो कि हम लोग ऊपर में लिखा था इसका टाइप जो क्या है। तो पहला होता है प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बात समझ रहे हो, ये हो जाता है। और दूसरा जो है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग, ठीक ना। ये दो टाइप से हो जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब समझना है कि भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों क्यों इसका नाम दिया गया है। तो इसका नाम इसलिए, साथ ही एक बात और समझना था कि प्रिमिटिव बोल रहे हैं, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है ओल्ड, बहुत पुराना टाइम से, ठीक ना, बहुत पुराने टाइम से जो परंपराएं चली आ रही है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप की। तो जो पहले के जो टाइम में हुआ करता था, जो फार्मर होते थे, तो फार्मर नहीं होते बल्कि वो पीपल हुआ करते थे, तो जैसे कि नोमैडिक हर्डर जो होते थे, तो वो क्या करते थे, या जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, तो आप देख सुने होंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फॉलो करते थे। किस चीज़ का फॉलो करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे। या फिर आप इसी में जब हम लोग देख रहे हैं सब्सिस्टेंस में, तो इसमें नोमैडिक हर्डिंग का भी फॉलो करते थे। अच्छा, नोमैडिक क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो वो भी देखना होगा। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि देखो होता है कहने के जो घुमंतु भोटिया होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, एक जगह आज यहाँ रहे, कल वहाँ रहे, कल यहाँ रहे, अपना एग्रीकल्चर को, मतलब एग्रीकल्चर का मतलब जो उनके जो लाइव स्टॉक होते हैं, ठीक ना, ऐसा जो उनके पास एनिमल्स होते हैं जो मिल्स वाले, तो उनको यहाँ पर जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, ठीक ना, गाय हो गए, भैंस हो गए, अब इनको एक दिन यहाँ चराए, कल अगले दिन उसको वहाँ पर उस लोकेशन पर ले जाकर उसका रख रहे हैं, चरा रहे हैं, फिर ले रहे हैं। तो जैसे कि वो अगर आप देख लो, जैसे कि बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, ठीक ना, या बहुत सारे ट्राइबल पीपल है, जैसे जम्मू कश्मीर में देखोगे तो वो चीज़ें दिखता है, नोमैडिक हर्डिंग चीज़ें दिखता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज भी हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के एरिया में दिखने को मिलता है, साथ ही मध्य प्रदेश वाला इलाका में भी, जहाँ पर ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के पीपल रह रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को दिख जाता है। तो ये अच्छा, इसी प्रिमिटिव टाइप का और अगर नाम के तौर पर देख ले तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस एंड बर्न मेथड। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइस एंड बर्न बर्न मेथड। ये बहुत जो अगर देखें ये बहुत ही इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेगेटिव था, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। अब देखो करना क्या है, इसको स्लाइस करो और काटो और जलाओ। तो काटो और जलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं,
पौधे को और एग्रीकल्चर को वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब उससे होगा क्या कि सॉइल का जो क्वालिटी है, साथ ही साथ जो इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग कर रहा है उसको तो हम लोग नुकसान कर दिया ना, और उसके वजह से क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता था। तो ये गवर्नमेंट जो या जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो उसने उस चीज़ों को बैन कर रखा था। या सैलेशन बन, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, उसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। जो ईस्टर्न इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसको इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक ना? तो ये आप इसको इस तरीके से आप याद रखना कि इसको क्या नाम है। अगर हम लोग बात कर रहे थे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तौर पर, तो आप देखो कि कहाँ गया ये, यहाँ। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ इलाका है, चीज कुछ ना, ठीक ना, कोई फार्मर है या फिर कह सकते हो ये पीजेंट ही है, ठीक ना, इनके पास है क्या कि लैंड का साइज भी ज़्यादा बड़ा है, साथ ही साथ इनके पास क्या है कि अगर आप देखो तो लेबर फोर्स अगर बोले तो लेबर फोर्स भी अच्छा क्वालिटी में है, नंबर में है। तो अब वो क्या करेंगे, अब उनको जब लेबर फोर्स भी अच्छा है, लैंड होल्डिंग साइज भी अच्छा है, तो जब उस स्थिति में करेंगे क्या, ये वहाँ पर अब लैंड का मतलब एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देंगे, मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देंगे। और जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बाद होगा, जो छोटे छोटे टूल होते हैं उसका यूटिलाइज करके अब मतलब उसका मैक्सिमम आउटपुट हम लोग ग्रोथ कराना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि सॉइल से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट गेट करना चाहते हैं। बात समझ रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत हम लोग करते क्या है कि जो सरप्लस है ना, सरप्लस है, उस सरप्लस को सोचेंगे क्या करेंगे कि थोड़ा भाई ज़्यादा नहीं तो हम थोड़ा क्या कर लें, मार्केट में ले जाकर सेल कर लें, और थोड़ा सा हमको क्या हो जाए, हमें कुछ मतलब कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, मैं और भी जो चीज़ें हैं वो हमारा हो जाए। मतलब आप देख लो इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर से जो भी इनकम गेन होता है वो अपने बाकी सारे कार्यों में लगाते हैं। देख लो जैसे महाराष्ट्र का इलाका हो गया, महाराष्ट्र में आप सुसाइड देखते हो, गुजरात में देखते हो, ये सब जो इलाका है, हरियाणा या राजस्थान या पंजाब वाले में अभी हो गया है, राइज कर गया है, क्योंकि जो सरप्लस ग्रो कर रहा है और इस सरप्लस को बेचते हैं, और उसके सरप्लस को बेचने से ना और भी जो उनका एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हो ना? अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो वेस्टर्न का है, आप देखोगे कि यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, और इसके प्रैक्टिस होने से ये अपने और भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये इस टाइप का जो देख रहे हो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा मिडिल वाला ये पाथ है, इंटेंसिव का ही ये सेकेंड पाथ। अब अगर हम लोग जो सेकेंड टाइप का एग्रीकल्चर की बात अगर कर रहे थे, तो वो हो रहा था कमर्शियल फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, ठीक ना, कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है मेरे भाई। ये कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं, नाम से पता हो रहा है, ठीक ना, कि जो क्रॉप हो, ठीक ना, हम लोगों ने क्रॉप बोला था या फ्रूट बोला था, ठीक ना, या लाइव स्टॉक का रियरिंग करने की बात किए थे हम लोग, या फिर हम लोग वेजिटेबल्स हो गए उसकी बात किए थे। तो अब हम करेंगे क्या, इसका ग्रो कराएंगे, ठीक ना, ग्रो कराएंगे। और ग्रो का मेन मकसद क्या है? मकसद यहाँ पर ये है कि हमको कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करना है। बात समझ में आ रहा है? कमर्शियल का मतलब होता क्या है? कमर्शियल का मतलब होता है बीट, और बीट का मतलब होता है पैसा। तो मेरे भाई करना क्या है, एग्रीकल्चर से पैसा को गेन करना है हमको। जो भी क्रॉप ग्रो किए, फ्रूट ग्रो किया, लाइव स्टॉक से रियरिंग किए, या वेजिटेबल ग्रो किए, उसको ले जाकर क्या करेंगे मेरे भाई, मार्केट में ले जाकर सेल करेंगे, ठीक ना। और मार्केट में जो सेल करेंगे उससे हमको क्या होगा, फायदा होगा। हमने क्या किया मेरे भाई कि अपने काम के लिए तो ग्रो कराया ही कराया, लेकिन हमको मेन और भी है उसके साथ वो पर्पस अटैच है, ठीक ना। और उससे हम लोग एग्रीकल्चर को मतलब बूस्टिंग होता है। तो सबसे अच्छे क्वालिटी, और यहाँ पर जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं, बड़े बड़े फार्मर होंगे, और यहाँ पर वो जितना ज़्यादा हो सके यूज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। तो ये करेंगे क्या, यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। बात समझ रहे हो? साथ ही साथ
हम लोगों ने यहाँ पर देखो कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक ना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के हम लोग बात कर ही लिए थे, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, और भी जो फैक्टर था आप देखे थे कि किस तरीके से इनकी एक्टिविटी बढ़ता है। तो एक ऐसा आई थिंक ये हम लोग का टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा परेशानी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया को लेकर मिलेंगे। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।